गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमने जो नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड करी थी तो उसमें हमने पढ़ा था डब्ल्यूटीओ के बारे में। तो आज हम डब्ल्यूटीओ के आगे के एग्रीमेंट वगैरह पढ़ने वाले हैं। मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी यानी आज की जो वीडियो है इसमें हम एमएफएम के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एसएनडी के बारे में पढ़ेंगे। ये एग्रीमेंट किए गए थे डब्ल्यूटीओ में। तो इन एग्रीमेंट के थ्रू हम जानेंगे कि क्या क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, इन चीज़ के बारे में जानेंगे। अगर आपने क्या कहते हैं, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना एंड लाइक करना ना भूलें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि आपको अच्छी लगनी चाहिए तभी, और आपको लगता है कि कंटेंट सही है तो, है ना। एमएफएन यानी मोस्ट फेवरेट नेशन, ये जो इसका पहला समझौता का सिद्धांत था वो था एमएफएन यानी मोस्ट फेवरेट नेशन के बारे में बताया है। मोस्ट फेवरेट नेशन का मतलब होता है कि आपके नजरिए में सबसे फेवरेट नेशन कौन सा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें है कि आप जो दो देश होंगे, जो भी दो देश होंगे उनके बीच में आपको समान व्यापारिक संबंध बनाने होंगे। यानी मान लो कंट्री ए है और कंट्री बी है, इन दोनों कंट्री के बीच जो भी संबंध होगा वो समान होना चाहिए। समान का मतलब होता है एक जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए दोनों के लिए। एक जैसा ट्रीटमेंट मतलब अगर ए को कोई फैसिलिटी मिल रही है तो वो बी को भी मिलनी चाहिए डब्ल्यूटीओ के ट्रेड में। अगर वो बी को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है और ए को वो नहीं दे रहा तो एफएनएन का क्या हो जाएगा, वो उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए एफएनएन बनाया गया है। एफएनएन का मतलब होता है मोस्ट फेवरेट नेशन, यानी सबको समान ट्रीटमेंट दिया जाए, सबको समान रखा जाए। यानी व्यापारिक साझेदारों के साथ गैर भेदभाव के सिद्धांत पर ये काम करता है कि व्यापारों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर आप भेदभाव कर रहे हो तो आप इसका उल्लंघन कर रहे हो। इस सिद्धांत का आप इस सिद्धांत के खिलाफ जा रहे हो, ऐसा कहा जाता है। जैसे मान लो दो देश हैं, मैंने अभी बता दिया ए और बी। अगर कंट्री ए बी पर 0% इम्पैक्ट ड्यूटी लगा दे, इम्पैक्ट ड्यूटी मतलब होता है काम करना है। इसी प्रकार स्पेशल ट्रीटमेंट कंट्री ए को डब्ल्यूटीओ के अन्य देशों को भी 0% इम्पैक्ट ड्यूटी लगानी पड़ेगी। यानी अगर इंपोर्ट करने के दौरान मान लो ए पर हमने लगाया 0% ड्यूटी, कि आपकी कोई भी टैक्सेस नहीं लगी है, तो बी को भी 0% लगाना होगा, बी पर भी। ऐसा नहीं कह सकते कि आप बी से 10% ले रहे हो और ए से कुछ भी नहीं ले रहे। तो ये एमएफएन का उल्लंघन हो जाएगा। तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको हर कंट्री को समान रखना होगा। ये डब्ल्यूटीओ का सिद्धांत कहता है। डब्ल्यूटीओ का दूसरा सिद्धांत जो है वो है नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट में क्या होगा, तो एमएफएन के अपवाद भी अगर चाहो तो आप सुन सकते हो, सुन लीजिए। एमएफएन के अपवाद क्या होता है, जब कोई भी देश अन्य देश या देशों के समूह के साथ कोई भी अगर ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है तो यहाँ एमएफएन का अपवाद होगा। अगर कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट स्पेशली साइन किया जा रहा है तो वहां पर आप इसका अपवाद कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपवाद क्या है, अपवाद है गरीब तथा कम विकसित देशों से अगर आयात कम कर रहे हो, शून्य टैरिफ पर अनुमति दे रहे हो, तो ये भी अपवाद है। जैसे गरीब देश होते हैं, कुछ अल्प विकसित देश होते हैं या फिर बोलते हैं अविकसित देश होते हैं, इनसे अगर कोई भी चीज ले रहे हो और उस पर टैरिफ नहीं लगा रहे तो ये भी एफएन का उल्लंघन है। यानी इसके आप बाहर जा रहे हो इससे। ठीक है, जैसे चाइना है, अपने उत्पाद को क्या करता है, अपने उत्पाद पर सब्सिडी देकर उन उत्पादों के मूल्य को काफी कम कर देता है। आपने देखा होगा चाइना जब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करता है, चाइना बहुत बार ऐसा करता है कि उसे अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है या उसे अपनी सप्लाई बढ़ानी है, ठीक है, बाहर बेचना चाहता है, तो वो क्या करता है, अपने ही प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर देता है, गिरा देता है, जानबूझकर अपने प्रोडक्ट के प्राइस को गिरा देता है। तो वो क्या कर रहा है, तो वो एमएफएन का उल्लंघन कर रहा है, यानी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में कीमत जो होती है वो कम हुई नहीं है, करी गई है। किसने करी है, चाइना ने, ताकि उसका प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बिके, तो इस वजह से उसने ये वैल्यू कम की है। तो ये गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसे बोल सकते हैं हम कि सिक्योरिटी क्लॉज जो है, सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो भारत ने पाकिस्तान को 1996 से एमएफएन का दर्जा दिया था। यानी अगर हम देखें तो भारत, देखो ये लिखा भी है 1996 में सिक्योरिटी क्लॉज के अकॉर्डिंग देखें तो भारत ने पाकिस्तान को क्या दिया था, एमएफएन का दर्जा दिया था, लेकिन 2019 में खत्म भी कर दिया था। तो अब हम देखते हैं दूसरा सिद्धांत। इसका दूसरा सिद्धांत था राष्ट्रीय व्यवहार सिद्धांत, जिसमें क्या होगा, राष्ट्रीय व्यवहार सिद्धांत में क्या होगा, जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही नहीं होते, डोमेस्टिक सर्विसेज भी होती हैं। सर्विसेज मतलब होता है
जो सेवाएं दी जाती हैं, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो चाहे डोमेस्टिक सर्विसेज हो, ये जो जितने भी ये प्रोडक्ट होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि ये सेवाएं जब फॉरेन प्रोडक्ट या फॉरेन सर्विस इनके समान व्यवहार में लाई जाएंगी, यानी अगर आप कहो कि घरेलू वस्तु और घरेलू सेवाएं और विदेशी वस्तु और विदेशी सेवाएं दोनों को समान व्यवहार देना होगा, ये हमारा WTO का सिद्धांत नंबर 2 कहता है, जिस सिद्धांत का नाम है नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट के अंतर्गत चाहे आपके खुद के घर के प्रोडक्ट और खुद के घर की सर्विसेज हो, चाहे हम फॉरेन की सर्विसेज और फॉरेन के प्रोडक्ट को ले रहे हो, दोनों को समान व्यवहार देना पड़ेगा, दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है, बराबर तरीके से लेकर चलना होगा। ये नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल यानी राष्ट्रीय व्यवहार सिद्धांत कहता है, ठीक है। WTO जो है भारत पर एक WTO ने वो भी लगाया था, एग्जाम लगाया था, तो उसके इसको समझ लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या था। जब 2022 तक हमने 100 गीगावाट के सोलर एनर्जी की क्षमता के साथ क्या लगाए थे, सोलर एनर्जी की क्षमता के साथ हमने नेशनल सोलर मिशन चालू किया था। क्या चालू किया था, लिख देता हूं, नेशनल सोलर मिशन यानी NSM, नेशनल सोलर मिशन जब हमने चालू किया, जलवायु परिवर्तन के लिए किया गया था, ठीक है। इस पर राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा बना, तो मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन करना, इसके लिए हमने क्या किया, अमेरिका से सोलर पैनल लेने थे, लेकिन हमें अमेरिका से ना लेकर हमने सोलर पैनल भारत में ही बनाए और भारत में ही बनाकर उसका यूज कर लिया। तो ये चीज WTO को सही नहीं लगी, उसने क्या करा, उसने हम पर सैंक्शन लगा दिया था, ठीक है। तो ये इस तरह से चलता है राष्ट्रीय ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, यानी आपको क्या करना होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चाहे घरेलू सेवाएं हो चाहे विदेशी सेवाएं हो, सबको बराबर मानकर चलना पड़ेगा। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा है हमारा SND। SND मतलब होता है स्पेशल एंड डिफरेंशिएट, यानी विभेदित करो और विशेषकृत करो। देखो, गरीबी और विकासशील देशों को विशेष व्यवहार दिया जाता है। जैसे आपने देखा कि कोई देश बहुत ज्यादा गरीब है, कोई देश बहुत ज्यादा विकासशील मतलब विकास की प्रगति पर चल रहा है, तो उस देश को थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए सब्सिडीज वगैरह दे दी जाती है, जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। WTO में विकसित और विकासशील की डेफिनेशन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी अगर आप पूरे WTO की पूरी जो भी इसके नियम कानून है उसमें छाटोगे तो। इसमें क्या होता है, घरेलू समर्थन को बढ़ाया जाता है। घरेलू समर्थन का मतलब होता है जैसे AOAB कहते हैं, एग्रीमेंट एंड एग्रीकल्चर, यानी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पर लाया गया, तो कृषि में समझौता कह रहे कि घरेलू समर्थन दो। घरेलू समर्थन का मतलब होता है, देखो घरेलू समर्थन का मतलब होता है सब्सिडी देना, यानी छूट दे दो, छूट दोगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, उत्पाद ज्यादा किया जाएगा, प्रोडक्शन ज्यादा किया जाएगा, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा छूट देने पर, तो घरेलू समर्थन मिलेगा। निर्यात सब्सिडी दे दो, यानी जो कंट्री ज्यादा निर्यात नहीं करती है उन्हें निर्यात बढ़ाने के लिए, उन्हें निर्यात ज्यादा कर सके, इस वजह से उनको सब्सिडी दे दो निर्यात पे। यानी कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का बाहर जाता है तो वो 90 रुपए का कर दो, तो क्या होगा, उसका प्रोडक्ट 100 रुपए का जा रहा था वो 90 रुपए का बाहर बिकेगा, बिकेगा भी ज्यादा और उससे भी खुशी होगी ज्यादा से ज्यादा। बाजार की पहुंच करा दो, बाजार की पहुंच का मतलब होता है कि उस तक उतनी मार्केट की पूरी अवेलेबिलिटी करा दो कि वो आराम से प्रोडक्ट को बना सके और बेच सके, ठीक है। अगर हम घरेलू समर्थन की बात करें तो 3 तरह की सब्सिडी हमारे यहाँ पर दी जाती है। एक मिनट देखते हैं 3 तरह की कौन कौन सी सब्सिडी होती है घरेलू समर्थन। तो घरेलू समर्थन में 3 तरह की आप देख सकते हो, 3 तरह का कौन सा होता है, एक होता है ग्रीन बॉक्स, एक होता है एम्बर बॉक्स, एक होता है ब्लू बॉक्स। एक होता है ग्रीन बॉक्स, एक होता है एम्बर बॉक्स, एम्बर बॉक्स, और एक होता है ब्लू बॉक्स, ब्लू बॉक्स। तो ग्रीन बॉक्स में क्या किया जाता है, ग्रीन बॉक्स में ना एक लिमिटेशन नहीं लगाई जाती, अनलिमिटेड आप प्रोडक्शन कर सकते हो, यानी सीमा नहीं लगाई यहाँ पर। सीमा नहीं है मतलब लिमिटेशन नहीं है कि आप कितना प्रोडक्शन करोगे, आप जितना चाहे मर्जी प्रोडक्शन कर लो। और इसको संभालने के लिए कौन है, सरकार इसको वित्त पोषित करती है। कौन संभालती है इसे, तो सरकार द्वारा वित्त पोषित है, सरकार द्वारा वित्त पोषित। वित्त पोषित का मतलब होता है पैसा कौन लगाएगा, तो तुम्हारे लिए पैसा गवर्नमेंट लगाएगी। जैसे पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम चलते हैं तो वो कौन किस में आते हैं, ग्रीन बॉक्स में आते हैं, घरेलू समर्थन के ग्रीन बॉक्स में आते हैं, जिस सरकार क्योंकि उसमें पैसा लगाती है। अनुसंधान नीतियां चलती हैं, जैसे कि आप देखते हो राशन कार्ड की सुविधाएं सब कौन चला रहा है, तो हमारा ग्रीन बॉक्स में आ रहा है। ये सब किस में आ रहा है, हमारा ग्रीन बॉक्स में आ रहा है, घरेलू समर्थन में। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजनाएं बहुत सारी तरह की चलती हैं जो कि जो वित्त पोषित किसके द्वारा होती है,
सरकार के द्वारा होती है, तो वो सब आती किसमें है, तो ग्रीन बॉक्स में आती है। एम्बर बॉक्स होता है जो कि व्यापार विकृत के रूप में आता है। व्यापार विकृत के रूप में यानी कल्याण और अन्य अन्य कारणों से सरकार इसमें समर्थन देगी, यानी कल्याण कराने के लिए समर्थन देगी। अगर कल्याण क्या कोई बात आती है तो उसमें समर्थन कौन कर रहा है, यहाँ पर सरकार समर्थन करती है। अगर कल्याण से रिलेटेड कोई भी बात आती है तो इसमें अगर बात करें तो विकासशील देशों को 10% दिया जाता है और विकसित देशों को कम से कम 50% समर्थन दिया जाता है। जैसे बिजली से रिलेटेड हो गया, उर्वरक का अगर कोई कंपनी तुम लगा रहे हो तो सरकार आपका समर्थन करेगी। और ब्लू बॉक्स में आता है उत्पादन करने, जो उत्पादन जो करते हो उसमें सीमित उत्पादन करने के लिए जो कार्यक्रम आते हैं, मतलब ऐसे उत्पादन सीमित करने के किसी भी कार्यक्रम के तहत प्रत्यक्ष भुगतान होता है यहाँ पर, यानी डायरेक्ट आप पेमेंट करते हो, डायरेक्ट भुगतान जो करते हो। जैसे कि अगर आपने किसी भी चीज में डायरेक्ट भुगतान किया तो आपकी कोई लिमिटेशन होगी, यानी आप अनलिमिटेड प्रोडक्शन कर सकते हो। ये घरेलू समर्थन के ब्लू बॉक्स में कहा जाता है। तो ये थे 3 प्रकार के घरेलू समर्थन के सब्सिडी किस किस वर्ग में बांटकर दी जाती है। तीनों में सब्सिडी मिलेगी, बट तीनों की कंडीशन अलग होगी। यहाँ ग्रीन बॉक्स में सीमा नहीं है, सरकार द्वारा वित्त पोषित है। एम्बर बॉक्स में क्या होता है, कल्याण, यानी कल्याण का अगर काम कर रहे हो तो सरकार आपकी हेल्प कर देती है। ब्लू बॉक्स में अगर डायरेक्ट कुछ भी पेमेंट कर रहे हो तो वहां पर भी सरकार आपकी हेल्प करती है। जैसे कि आप देखते हो कि जीएसटी देने वाले को अगर एक जगह जीएसटी देता है तो दूसरी जगह से जीएसटी पे नहीं करनी होती है। मान लो अगर कोई इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट को वो इंस्टीट्यूट जीएसटी दे रहा है, मान लो 35% उसने जीएसटी दी, या फिर लेट्स सपोज 20% दी, जो भी जीएसटी उस पर लगेगी जीएसटी लगी। अब जीएसटी जो लगेगी वो जीएसटी अगर अब वो कोई क्लॉथ खरीदने जा रहा है या कोई एसी खरीदने जा रहा है या कोई वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहा है, तो जब ये खरीद के लाएगा तो उसकी जीएसटी 18% ली जाएगी ना, वो 18% जीएसटी उसे वापस आ जाएगी क्योंकि उसने जीएसटी यहाँ पे कर दी थी। जब वो एक बार पे कर चुका है तो दोबारा नहीं ली जाती, ये एक तरह से छूट है ना, गवर्नमेंट के थ्रू दी गई छूट है। तो ऐसा ही यहाँ पर कुछ सब्सिडीज वगैरह दे दी जाती है जिससे इन लोगों को बढ़ावा मिले और ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन वगैरह कर सके और ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके। तो ये डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड जितने भी सिद्धांत थे, इनकी क्या कमियां थी, इनके क्या नियम थे, डब्ल्यूटीओ कब बना, कैसे बना, ये सब मैंने कंप्लीट कर दिया 2 पार्ट में। तो आपने अगर नहीं देखा कि डब्ल्यूटीओ के क्या कब बना था, ठीक है, किस किस के एग्रीमेंट से बना था, ये सब नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड बाकी आपकी मर्जी।